अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सॉरी थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा रहा था। आप लोगों का अटेंडेंस लगा रहा था, ठीक है। आज मैं अकेला हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी वो मैं बाद में लगा लूंगा, टेंशन ना ले अभी, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? स्टार्ट करें हम? चले चले स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, हम अब यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, डिफेंस मैकेनिज्म्स, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हमने इम्यूनिटी का पढ़ा था। इम्यूनिटी में हमने इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लास्ट टाइम हमने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस स्टार्ट किए थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है क्या, ठीक है। वैसे लास्ट टाइम थोड़ा सा इंट्रो हुआ था, लेकिन आज हम फाइनली जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है क्या। अब जब भी कोई माइक्रोब आता है, ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। अब माइक्रोब जब भी आता है, ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले जो है वो इनेट इम्यूनिटी की तरफ जो है, या इनेट इम्यूनिटी के ऊपर जो है वो अटैक करता है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास। इनेट इम्यूनिटी में जो एपिथेलियल बैरियर्स है, जिस तरह स्किन है, ठीक है, म्यूकोजल सरफेसेस है, ठीक है, या सिक्रीशंस वगैरह है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो सबसे पहले माइक्रोब जो है वो उसके साथ जो है वो टच होता है, जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि एक मैकेनिकल डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, जिस तरह स्किन वगैरह है, ठीक है, एक मैकेनिकल बैरियर है। सबसे पहले जो है वो कोई भी माइक्रोब, कोई भी जो पार्टिकल बाहर से आता है, ठीक है, सबसे पहले जो है वो उसके साथ जो है उसका कनेक्शन, या उसके साथ जो उसका जो है वो लिंक आता है। नेक्स्ट जो है हमारी जो है कुछ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है, जिस तरह पेगोसाइट से, ठीक है, पेगोसाइटोसिस करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है हमारा, और नेचुरल किलर सेल्स वगैरह है, ठीक है। अब जब भी कोई माइक्रोब जो है वो हमारी इनेट इम्यूनिटी को डिफीट करता है, तो वो किसकी तरफ जाता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी, या जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है, कुछ हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जिसमें हमारे कौन कौन से सेल्स जो है वो इन्वॉल्व है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट का काम क्या है, बी लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडीज बनाना, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि 5 तरह की हमारे पास एंटीबॉडी है, ठीक है, आईजीए, आईजीई, आईजीएम, आईजीजी है, ठीक है, आईजीडी है। ये सारी एंटीबॉडीज जो है वो हर एक को हमने एक्सप्लेन किया था, अलग अलग हमने पढ़ा है, ठीक है, कि किस किस का क्या क्या फंक्शन है, कि ये कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं, कहाँ कहाँ पे कितने दिनों तक जो है वो रहते हैं, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी है। नेक्स्ट टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा था। टी लिम्फोसाइट्स के अंदर जो वो इफेक्टर टी सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, सेल्स को जो है वो जो इफेक्टिव होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करके वो रिमूव करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से पहले हम कुछ चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड जो है वो ऑन करता हूँ, ठीक है, व्हाइट बोर्ड ऑन करके ऑन कर लेता हूँ, उसके ऊपर मैं कुछ चीजें जो आपको बताने लगा हूँ। अब हम कहते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, क्यों इसके ऊपर वो लिखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा इश्यू आ रहा है। इम्यून सिस्टम है, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम जो उसने क्या करना है, जो ठीक है, दो तरह के हमारे पास जो है वो सेल्स हैं, एक सेल्फ सेल्स है और एक जो है वो नॉन सेल्फ है, ठीक है। अब ये टच के ऊपर जो है वो सही चल नहीं रहा पेन, तो इस वजह से ना थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है।
सेल्फ है और नॉन सेल्फ है। अब जो नॉन सेल्फ है, ठीक है, उसकी हम बात अगर करें तो उसके ऊपर जो है इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो तो एक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। कोई भी जो है वो फॉरेन बॉडी आ रही है, कोई भी जो है वो पार्टिकल बाहर से आ रहा है जो कि नॉन सेल्फ है, बॉडी का अपना नहीं है, तो उसके खिलाफ तो इम्यून सिस्टम ने जो है वो एक्ट करना ही करना है। उसकी तो बात ही अलग है नॉन सेल्फ की। अगर हम सेल्फ की बात करें, ठीक है, तो सेल्फ के ऊपर जो है वो हमारा बॉडी जब भी एक्ट करना शुरू कर देता है, अब एक्ट करना सेल्फ के खिलाफ क्यों करता है, ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है इस सेल्फ के बारे में ये सोचना शुरू कर देता है कि ये सेल्फ जो है ये क्या है, ये नॉन सेल्फ है। ये अपने सेल्स को वो फॉरेन बॉडी तस्वुर करता है। ये जो हमारी सेल्फ सेल्स है, ठीक है, हमारी बॉडी की अपने सेल्स है, ये कहते हैं कि ये जो सेल्फ सेल्स है ये क्या है, ये नॉन सेल्फ है, मतलब ये बाहर से कोई आया हुआ सेल्स है, ठीक है। तो इसके खिलाफ जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्ट करना शुरू कर देता है सेल्फ सेल के खिलाफ, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है। अब जब नाम हाइपर है ना, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है ना, ये क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो क्या हो गया, वो हाइपर सेंसिटिव हो गया है, ठीक है। वो क्या हो गया, वो हाइपर सेंसिटिव हो गया। अब हाइपर सेंसिटिव हो गया, ठीक है, तो ये क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी, ये क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब ये है कि हमारा जो अपना इम्यून रिस्पॉन्स है या हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम है उसने क्या किया, उसने एग्जेजरेटेड, ठीक है, ओवर या इनअप्रोप्रिएट रिएक्शन जो है वो अपने ही होस्ट सेल्स के खिलाफ जो है वो शुरू किए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब है कि हमारी अपनी इम्यून सिस्टम ने या हमारे अपनी इम्यून रिस्पॉन्स ने अपनी ही सेल्स को एक्सटर्नल सेल्स कंसिडर करके उसकी ऊपर एक्ट करना जो है वो शुरू किया है, ठीक है। अब it is harmful immune response in which tissue damage is induced by exaggerated and inappropriate, ठीक है, मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये क्या है, ये हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्स है। ये वो हार्मफुल इम्यून रिस्पॉन्स है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एग्जेजरेटेड इफेक्ट देता है, इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, और वो क्या करता है, अपनी ही टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसमें दोनों हमारे दोनों इम्यून रिस्पॉन्सेज जो है वो या हमारे दोनों इम्यून रिस्पॉन्सेज जो है वो क्या है, वो इन्वॉल्व है, चाहे वो ह्यूमरल इम्यूनिटी हो चाहे वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो हो, दोनों जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। अब हाइपर सेंसिटिविटी एसेंशियली हैज टू कंपोनेंट, ठीक है, इसके दो मेन कंपोनेंट, एक फर्स्ट प्राइमिंग डोज होता है, जो फर्स्ट डोज होता है जब फर्स्ट टाइम, देन सर नॉन सेल्फ का क्या फंक्शन है अगर इम्यून सिस्टम उस पे एक्ट करे तो, ठीक है। अक्सर का क्वेश्चन है कि नॉन सेल्फ का क्या फंक्शन है अगर इम्यून सिस्टम ने सेल्फ के ऊपर ही एक्ट करना है। देखो अक्सर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब दोबारा देखो, ये क्या है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि बाहर से नॉन सेल्फ, ठीक है, नॉन सेल्फ का मतलब ये कि ये क्या है, ये एक्सटर्नल है, ठीक है। अक्सर का क्वेश्चन है कि नॉन सेल्फ का क्या फंक्शन है अगर इम्यून सिस्टम ने इस पे एक्ट करना है, ठीक है। इम्यून सिस्टम का काम क्या है, इम्यून सिस्टम का काम ये है कि एक्सटर्नल पार्टिकल जितनी भी आती है ना उनको किल करना। तो ये तो एक ठीक है ना, ये बात तो क्लियर है कि बाहर से जो भी चीज आएगा, जो नॉन सेल्फ कोई भी चीज आएगा बाहर से, उस इम्यून सिस्टम ने उसके खिलाफ एक्ट करके उसको बाहर निकालना होता है। ये तो बात क्लियर है यहां तक, इम्यून सिस्टम का काम यही है, ठीक है। लेकिन जब ये इम्यून सिस्टम जो है ये क्या करता है, जब ये इम्यून सिस्टम जो है जब सेल्फ सेल के जो हमारे अपने सेल्स है, ठीक है, उनके खिलाफ एक्ट करना शुरू कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है। हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो गया है। अब समझ आ गई।
जो नॉन सेल्फ सेल्स है उनका मतलब ये है कि ये सेल जो है ये बॉडी की अपनी नहीं है, ये बाहर से आई है। इसका मतलब है कि ये एक्सटर्नल पार्टिकल है, एक्सटर्नल आउटर इन्वायरमेंट से जो है ये पार्टिकल आया है, या ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आया है, ठीक है। आउटर के खिलाफ तो एक्ट करना ही करना है, ठीक है, आउटर के खिलाफ तो एक्ट करना ही करना है, लेकिन जब अपने ही सेल्स के खिलाफ हमारा बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हाइपर सेंसिटिव जो है वो रिएक्शन है, ठीक है, वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। जब अपनी ही सेल्स के खिलाफ जो है जब रिएक्ट करना शुरू कर ले, वो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, ठीक है। चलिए अब मुकद्दस का क्वेश्चन है, सर यू मीन बाहर से आने वाले किसी भी सब्सटेंस को नॉन सेल कहते हैं? नॉन सेल नहीं, नॉन सेल्फ। मुकद्दस नॉन सेल नहीं, नॉन सेल्फ कहते हैं। सेल्फ का मैंने SELF, जो हमारे अपने नहीं है, जो भी चीज बाहर से वो हमारा अपना नहीं है ना। सेल्फ का मतलब है बॉडी का अपना, नॉन सेल्फ का मतलब है बॉडी से बाहर, एक्सटर्नल, कोई भी आउटर पार्टिकल, ठीक है। Hypersensitivity is a normal process because it damage our own से नहीं हमजा, हमजा ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। मैंने क्या कहा कि ये हमारी इम्यून सिस्टम का इनअप्रोप्रिएट रिएक्शन है, एग्जेजरेटेड रिएक्शन है, ठीक है हमजा। ये जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है ना, ये हमारी इम्यून सिस्टम का इब्नॉर्मल रिएक्शंस है, इनअप्रोप्रिएट या एग्जेजरेटेड रिएक्शंस है, ओवर रिएक्शंस है। हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो गया है, ठीक है। सेंसिटिव तो उसे होना चाहिए ना। सेंसिटिव का मतलब ये है कि जो भी बाहर से पार्टिकल आ रहा है उनको किल कर देना है, ठीक है, इसने सेंसिटिव है, बाहर की चीजों को ये सेंसिटिव है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिव का मतलब ये है कि अपनी ही सेल्स को ये मार रहा है, ओवर एक्टिव हो गया है। ये नहीं देखता कि ये बाहर से है कि अपना है, ठीक है, अपनों को भी कहता है कि ये बाहर से आया हुआ कोई बंदा है, कोई पार्टिकल है, ठीक है, इसे भी मार दो। तो ये क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये बागी हो गए हैं। हमारा फौजी जो है वो बागी हो गया है, ठीक है, अपनी ही मुल्क के खिलाफ जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, अपनी ही बॉडी के खिलाफ जो है वो काम करना शुरू कर रहा है। अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की दो मेन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट डोज, जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है उसे हम प्राइमिंग डोज कहते हैं या फर्स्ट डोज कहते हैं, या जब हमारा इम्यून सिस्टम अपनी ही सेल को फर्स्ट टाइम कंसिडर करता है कि ये फॉरेन बॉडी है, जब फर्स्ट टाइम कंसिडर करता है कि ये कोई एंटीजन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम प्राइमिंग डोज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस जब फर्स्ट टाइम उससे फॉरेन बॉडी कंसिडर करता है तब जो है इतना सिवियर रिएक्शन नहीं होता, प्राइमिंग डोज पे इतना सिवियर रिएक्शन नहीं होता। स्टूडेंट्स एक मिनट। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। फिर जब सेकंड टाइम या जब सेम एंटीजन के साथ जो है, सेम एंटीजन के साथ हम दोबारा जो है हमारा सामना होता है, ठीक है, हम उसे दोबारा कंसिडर करते हैं सेम एंटीजन को, तो तब जो है वो ज्यादा इंजरी होती है बॉडी में, ठीक है, और तब जो है वो सीधे रिएक्शन जो है वो होते हैं, ओके।
Depending on the time taken for reaction in the mechanism that cause the tissue damage, hypersensitivity have been broadly classified into immediate and delayed time. हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस को हमने इमीडिएट टाइप और डिले टाइप में जो है वो क्लासिफाई किया है। ब्रॉडली हमने टू टाइप में क्लासिफाई किया, टू क्लासेस में क्लासिफाई किया। एक को हम बोलते हैं इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस और दूसरे को हम बोलते हैं डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। अभी हमने किस बेस पे क्लासिफाई किया है इनको? हमने क्लासिफाई किया है इनको जो रिएक्शन के टाइम के बेस पे, टिश्यू डैमेज के जो जिस चीज की वजह से टिश्यू डैमेज हुआ उस मैकेनिज्म के बेस पे हमने इसको क्लासिफाई किया। ठीक है। अब जो इमीडिएट टाइप है उनमें क्या होता है कि विद इन मिनट्स या विद इन आवर्स जो है वो एक्सपोयर के खिलाफ जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो डिले टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन से उनमें जो है वो दिन भी लग जाते हैं। उनमें मिनट्स या आवर्स की बात नहीं है, उनमें डेज जो है वो लग जाते हैं और डेज के बाद जो है वो सिम्टम्स आना जो है वो शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, गिल्स एंड कॉम्ब्स। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को 4 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया। इन्होंने भी सेम वही फार्मूला यूज किया, टाइम एलेप्स के जो एक्सपोयर से लेके एंटीजन के एक्सपोयर से लेके रिएक्शंस तक जो टाइम लगता है, ठीक है, इसके बेस पे इन्होंने क्या किया, इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया। इन्होंने उसे कहा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है। या इन्होंने नाम दिए कि टाइप 1 को इन्होंने इमीडिएट दिया, ठीक है, नेक्स्ट को सेल मेडिएटेड, ठीक है, एंटीबॉडी मेडिएटेड, सेल मेडिएटेड, इस तरह डिलेड और ये सारी नाम दिए इन्होंने। अब जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को हम मेनली जो है वो एलर्जिक या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। मुझे भी स्लॉट्स ही है। आवाज कट रही है, ठीक है, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? लेक्चर टफ तो नहीं है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्लड या ऑलरेडी कार्डियोवैस्कुलर है, कार्डियोवैस्कुलर तो आप लोगों ने हर एक सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, मैम ने भी पढ़ाया होगा, F1 में सर मेदी ने आई थिंक एनाटॉमी में पढ़ाया होगा। अब ये है कि हाँ वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है, थोड़ा वेरी करता है चीजें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के लिहाज से जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लेकिन बाकी टफ नहीं है। चले हम आराम आराम से कर लेते हैं अगर टफ है तो, ठीक है। चले अब हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन है, ठीक है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को हम एलर्जिक रिएक्शंस या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो ये बोलते हैं। अब ये जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है ना, ये हमेशा रैपिड आते हैं, विद इन मिनट्स जो है ना एक्सपोयर के बाद हमारे अंदर जो है वो रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। और हमेशा ये याद रखना कि हमेशा इसके अंदर जो है IgE एंटीबॉडीज जो है ये इन्वॉल्व होंगे। IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है ये, और उन इसके अंदर जो डीग्रेनुलेशन होता है वो किन किन चीजों की होती है, वो बेसोफिल्स और मेस्ट सेल्स की होती है। बेसोफिल्स और मेस्ट सेल्स के डीग्रेनुलेशन होती है किसकी वजह से, IgE एंटीबॉडीज की वजह से, ठीक है।
टाइप 1 रिएक्शंस को हम आईजी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, निम्रा कह रही है कि लास्ट स्लाइड जो वो रिपीट कर दे, आवाज कट रही है, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड देखिए, ठीक है। लास्ट स्लाइड में ये था कि हमने टिश्यू डैमेज का जो मैकेनिज्म है, इसके अंदर जो टाइम लगता है ना, इसके बेस पे हमने हाइपर सेंसिटिविटी को क्लासिफाई करना था। तो स्टार्ट में हमने दो मेजर क्लासेस में क्लासिफाई किया, इमीडिएट टाइप में और डिले टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट दो साइंटिस्ट आए, गिल्स एंड कोम्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, चार कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। चले आगे देखिए। अब आगे ये है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं, हम इसे इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। जो इसका एक्शन होता है वो बहुत ज्यादा रैपिड होता है, ठीक है। विद इन मिनट्स जो है वो एंटीजन के एक्सपोजर के बाद हमारे अंदर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें जो मेनली एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है वो आईजी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है, और उन आईजीई की वजह से क्या होता है, जो बेसोफिल्स है और मैस्ट सेल्स है उसकी डीग्रेनुलेशन होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आगे देखिए आप। निम्रा अगर आवाज कट रही है तो बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, ठीक है। फिर आपके नेटवर्क का इश्यू है, ठीक है। फिर आप अपना नेटवर्क चेक कर ले, ठीक है बेटा। चलो अब आगे देखो। The short time lag between exposure to antigen and onset of clinical symptom is due to the presence of pre-prom mediator in the mast cells. अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इसमें कम टाइम क्यों लगता है। हम कहते हैं इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से एंटीजन आया, एंटीजन के बाद जो इमीडिएटली हमारे अंदर रिस्पॉन्स आता है। तो ये जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है ये क्यों आता है, ठीक है। तो ये जो इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है ये मेस सेल्स की वजह से आता है। जो मेस सेल्स और बेसोफिल्स इसमें इन्वॉल्व है ना, इसकी वजह से आता है। क्योंकि मेस सेल्स के अंदर जो है वो रेडीमेड मीडिएटर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही जो है वो एंटीजन उसके ऊपर आके आईजी के ऊपर आके बाइंड हो जाता है, आईजी कहाँ पे, आईजी जो है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने मैसेज देना होता है, ठीक है। जब वो मैसेज देता है तो साथ ही जो है वो अपनी मीडिएटर जो है वो रिलीज करके एक्शन जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो इसका रिएक्शन है ना वो मिनिमल टाइम में जो है वो इनिशिएट होता है, ठीक है। और सिम्टम्स जो है वो इमीडिएटली हमारे अंदर जो है वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। अब जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है ना, इसके मेन दो फॉर्म्स है, दो टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस, दूसरे को हम बोलते हैं एटोपी। एनाफाइलेक्सिस और एटोपी। अब एनाफाइलेक्सिस क्या है। एनाफाइलेक्सिस जो ये एक्यूट पोटेंशियली फेटल एंड सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात ये कि ये एक्यूट रिएक्शंस है, बहुत अचानक आती हैं। दूसरा क्या, पोटेंशियली फेटल है। अक्सर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, टाइप 3 क्या है, टाइप 4 क्या है, ठीक है। टाइप 1 आप ये याद रखिए कि टाइप 1 को हम इमीडिएट बोलते हैं, आगे मैं बाकी बताता हूँ, ठीक है। चले अब टाइप 1 के अंदर एनाफाइलेक्सिस क्या है। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन जो है ये एक्यूट रिएक्शन होती है, पोटेंशियली फेटल रिएक्शंस होते हैं, बहुत खतरनाक रिएक्शंस होते हैं, और सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस इसकी वजह से जो है वो आना शुरू हो जाती है। मैनिफेस्टेशंस का मतलब है साइन सिम्टम्स, ठीक है। सिस्टेमिक साइन सिम्टम्स जो है वो आना शुरू हो जाती है। अभी होता कब है, जब एंटीजन जो एलर्जन है, जब एलर्जन आईजी के ऊपर बाइंड होके, जो कि मेस सेल्स की सरफेस के ऊपर आईजी प्रेजेंट है। अब ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, ये क्या है, ये मेस सेल्स है। ये जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ये क्या है, ये मेस सेल्स है। मेस सेल के ऊपर ये जो वाई शेप का नजर आ रहा है, ये वाई शेप क्या है, ये आईजीई एंटीबॉडी है। ये क्या है, आईजीई एंटीबॉडी है, ठीक है। अब ये जो दो वाई के दरमियान ऊपर एक स्टार बनाया ना, ये स्टार क्या है, ये एंटीजन, ठीक है। ये स्टार क्या है, ये एंटीजन है। अब हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज जो है वो बनती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था पहले।
अब एंटीबॉडीज बनने का क्या कॉन्सेप्ट है? एंटीबॉडीज जब बनती है ये हमेशा अपनी एक्शन में स्पेसिफिक होती है। एंटीबॉडीज अपनी एक्शन में जो है वो स्पेसिफिक होती है। अब एंटीबॉडी का काम क्या है? एंटीबॉडी का काम ये है कि एलर्जन के स्पेसिफिक एलर्जन के साथ बाइंड होना। अब जब एलर्जन बाहर से आता है और एंटीबॉडीज जो वाई शेप एंटीबॉडीज है इसके साथ जो अटैच हो जाता है, तो ये आईजीई एंटीबॉडी क्या करती है? मैस सेल को एक सिग्नल देता है, एक सिग्नल भेजती है। उसको सिग्नल भेज के जो उसके अंदर केमिकल मेडिएटर्स मौजूद है ना, मैस सेल्स के अंदर जो केमिकल मेडिएटर्स मौजूद है, वो केमिकल मेडिएटर्स की डीग्रेनुलेशन हो जाती है। वो केमिकल मेडिएटर्स जो है वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। और जब ये मैस सेल से या मैस सेल के टिश्यू से बाहर निकलती है ना ये केमिकल मेडिएटर्स, जो इधर उधर ये जो दानेदार नजर आ रहा है ना इर्द गिर्द, ये केमिकल मेडिएटर्स जो इस ये बाहर निकल गए हैं। अब ये केमिकल मेडिएटर्स बाहर निकल के इन्होंने क्या करना है? इन्होंने इर्द गिर्द के टिश्यूज को डैमेज करना है। तो इर्द गिर्द के टिश्यूज के अंदर जो है वो डैमेज जो है वो शुरू हो जाता है। यहां तक समझ आ गई सबको? नहीं आई तो मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है थोड़ी सी टफ तो नहीं कह सकते, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चीजें थोड़ी सी जो है वो ट्रिकी है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। यहां तक समझ आ गई सबको? नहीं आई तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, रिपीट कर दें, ठीक है। अब ये डायग्राम देखे, ठीक है, डायग्राम को देख के आप लोगों ने समझना है, ठीक है। आप लोग डायग्राम के ऊपर जो है वो फोकस करें, डायग्राम के ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है, ठीक है। डायग्राम के ऊपर फोकस करें। अच्छा, अब ये जो है ना ये क्या है? ये मेस सेल्स है, ठीक है। मेस सेल के ऊपर ये जो वाई शेप का नजर आ रहा है ये क्या है? ये आईजीई है, ठीक है, ये आईजीई है। अब आईजीई के ऊपर ये जो स्टार नजर आ रहा है ये क्या है? ये एलर्जन है जो कि बाहर से आया है, ठीक है। अब एलर्जन ने क्या किया? एलर्जन जो है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो गया, ठीक है। एलर्जन जो है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो गया। इस आईजी ने क्या किया? इस मेस सेल को मैसेज दिया, सिग्नल दिया, इस मेस सेल को सिग्नल दिया। जब इस मेस सेल को सिग्नल मिला, इस मेस सेल ने क्या किया? इसने के अंदर जो केमिकल मेडिएटर्स थे ना वो केमिकल मेडिएटर जो है वो रिलीज किए। अब इन केमिकल मेडिएटर्स ये जो आप लोगों को नजर आ रही है ना ये क्या? ये केमिकल मेडिएटर्स है। इन केमिकल मेडिएटर्स ने क्या किया? जो सराउंडिंग टिश्यूज थे ना, इर्द गिर्द की जो टिश्यूज थे उनको डैमेज करना जो है वो शुरू कर लिया। अब समझ आ गई आप लोगों को? अदील समझ आ गई आप? चलिए, गुड। आगे देखिए आप, ठीक है। अब आगे देखें, सेम बी सेल्स। अच्छा, हमने पढ़ा था कि जो आईजीई एंटीबॉडी है, एंटीबॉडीज जितनी भी है, ठीक है, बी सेल के ऊपर हमने क्या कहा था कि बी सेल के ऊपर एंटीबॉडीज जो है वो क्या है? वो अटैच होते हैं। बी सेल्स के ऊपर जब एंटीबॉडीज अटैच होते हैं उनको हमने क्या नाम दिया था? बी सेल रिसेप्टर, बीसीआर। कि बी सेल रिसेप्टर्स क्या है? कि बी सेल्स के ऊपर जब एंटीबॉडीज अटैच हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? कि बी सेल रिसेप्टर्स है। अब लिम्फोसाइट के अंदर दो तरह के सेल्स है, बी सेल्स है और टी सेल्स है। ये जो TH2 लिखा हुआ है ना इसका मतलब है टी सेल्स है, ठीक है। TH जो लिखा है, H का मतलब है हेल्पर, ठीक है। अब जो ये हेल्पर और टी सेल्स है और बी सेल्स है इनके दरमियान कनेक्शन होता है, ठीक है। इनके दरमियान क्या होता है? एक कनेक्शन होता है। टी सेल ने क्या करना होता है? बी सेल ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। टी सेल ने उसका ये जो बी सेल है इसका बी सेल्स का हेल्प करना है। अब ऊपर से जो है एलर्जन आया, एलर्जन जो है वो एंटीबॉडी के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये एक पूरा मैकेनिज्म बताता हूं, ठीक है। एलर्जन जो है वो एंटीबॉडी के साथ जो है वो कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब जब कनेक्ट हो गया तो
हेल्पर टी सेल ने भी, और जो एलर्जन उधर कनेक्ट हो गया था उसकी वजह से जो है वो मैसेज आया। जब मैसेज आया तो इन्होंने क्या किया, बी सेल जो है वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है, और बी सेल्स ने जो है वो प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट किया। प्लाज्मा सेल्स क्या है, प्लाज्मा सेल जो है ये मॉडिफाइड वर्जन है बी सेल का। बी सेल का जो मॉडिफाइड वर्जन है ना, वो क्या है, वो प्लाज्मा सेल्स है, ठीक है। एलर्जन आया, एलर्जन कहाँ पे बाइंड हो गया, जो वाई शेप आईजी एंटीबॉडी है उनके ऊपर कनेक्ट हो गया, ठीक है, बी सेल्स के ऊपर वो अटैच थे। टी सेल ने क्या किया, इसे हेल्प करना था, ठीक है, टी सेल ने इसे मैसेज दिया कि कुछ ना कुछ जो है वो खराबी है, आपने एक्शन लेना है। बी सेल ने क्या किया, बी सेल ने एक्शन लिया। एक्शन किस तरह लिया, उनने अपने अपना प्लाज्मा, जो उनके अंदर प्लाज्मा सेल्स है उनको एक्टिवेट किया। अब जो प्लाज्मा सेल्स है वो क्या है, वो मॉडिफाइड वर्जन है बी सेल्स का, एक्सक्यूज मी। आई नो कि कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। चले मैं इधर से समझाता हूँ आप लोगों को। मैं लैपटॉप में बोर्ड ऑन करता हूँ, ठीक है, आप लोगों को नजर आएगा। अब ये देखें, ये क्या है, ये बी सेल्स है, ठीक है। स्क्रीन को गौर से देखिए आप लोग, ये क्या है, ये टी सेल्स है, ठीक है। ऊपर से एलर्जन अटैच हुआ, ठीक है। एलर्जन अटैच हुआ तो आईजीई एंटीबॉडी ने भी मैसेज दिया बी सेल्स को। टी सेल जो है इसका हेल्प करता है, ठीक है। टी सेल ने बी से कहा कि कोई खराबी है, आप जो है वो एक्टिवेट हो जाओ। अब बी सेल जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसके अंदर दो पार्ट्स है, बी सेल के अंदर दो पार्ट्स है, एक को हम बोलते हैं मेमोरी बेस्ड सेल और एक को हम बोलते हैं प्लाज्मा सेल, ठीक है। प्लाज्मा सेल ने क्या करना होता है, प्लाज्मा सेल का काम है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना, ठीक है। और मेमोरी सेल का काम है जो बाहर से इन्फेक्शन आते हैं उस इन्फेक्शन को उस इन्फेक्शन को याद रखना, कि जब नेक्स्ट टाइम ये इन्फेक्शन आएगा तो मुझे पता चलेगा कि ये पहले भी एक दफा आया था, इसने पहले भी एक गलती की है, इसे पकड़ना है, अब इसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये किसका काम है, ये मेमोरी सेल्स का काम है, ठीक है। अब प्लाज्मा सेल जो है ये क्या है, प्लाज्मा सेल बी सेल का मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा आईजीए, सो मेनी आईजीए जो है उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। अब प्लाज्मा सेल के अंदर से जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई, एंटीबॉडीज जाके कहाँ पे कनेक्ट हो गई, कहाँ पे अटैच हो गई, मेस सेल के ऊपर, वही पुरानी बात फिर आ गई, ठीक है। ये सिर्फ मैं स्टार्ट से बता रहा था कि मेस सेल के ऊपर एंटीबॉडीज कहाँ से आती है। तो मेस सेल के ऊपर कहाँ से आती है, बी सेल जब एक्टिवेट हो जाता है, बी सेल ने क्या करना है, बी सेल के अंदर दो तरह की जो डेरिवेटिव्स मौजूद है, मॉडिफाइड वर्जन मौजूद है, मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल्स का काम क्या है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। एंटीबॉडीज वहां से प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। एलर्जन स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडीज जो है उन्होंने जाके मेस सेल के ऊपर जो है वो अटैच हो गई, ठीक है। फिर दोबारा से वही पुराना जो मैंने पहले बताया, ठीक है, वही प्रोसेस आ गया, ठीक है, कि मेस सेल ने क्या किया, मेस सेल के अंदर मैसेज गया, ठीक है। मेस सेल ने अपनी केमिकल मीडिएटर जो है वो प्रोड्यूस किए, वो रिलीज किए। अब जब केमिकल मीडिएटर्स बाहर रिलीज हुए, ठीक है, इन केमिकल मीडिएटर्स ने डिफरेंट जगहों पे अपना इफेक्ट जो है वो शो करना है। स्मूथ मसल्स के ऊपर अपना इफेक्ट जो है वो शो करना है, ब्लड वेसल्स के ऊपर अपना इफेक्ट शो करना है, म्यूकस के ऊपर अपना करना है, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स के ऊपर अपना करना है, सेंसरी नर्व एंडिंग के ऊपर अपना करना है, सिनोफिल्स के ऊपर अपना करना है। हर जगह इन्होंने क्या करना है, अपना इफेक्ट जो है अब शो करना है, ठीक है। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? अक्सा आप समझ आ गई आपको? लुबायना समझ आ रही है अब? कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन आराम से सुन ले, ठीक है। अगर अब भी समझ नहीं आ रही, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। चले मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दोबारा से सुन ले एक दफा, ठीक है। जिन जिन को नहीं क्लियर, ठीक है, वो भी एक दफा सुन ले। एलर्जन आया, ठीक है, बी सेल के ऊपर, जो बी सेल रिसेप्टर्स है, ठीक है,
वहां पे क्या है, बी सेल रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो अटैच है, ठीक है। वहां पे एलर्जन आया, ठीक है, हेल्पर टी सेल ने भी उसे मैसेज दिया कि कुछ खराबी है, आप एक्टिवेट हो जाओ। जब बी सेल एक्टिवेट हो गया, बी सेल की दो डेरिवेटिव्स है, मेमोरी बी सेल्स और प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल्स का काम क्या है, प्लाज्मा सेल्स का काम है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। अब प्लाज्मा सेल्स ने क्या किया, जो स्पेसिफिक एलर्जन था, ठीक है, एलर्जन स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडीज उसने प्रोड्यूस कर ली है, ठीक है। उन्होंने जाके वही दोबारा मैस सेल्स के ऊपर जो है वो अटैच हो गए, ठीक है। जब मैस सेल के ऊपर अटैच हो गए, ठीक है, तो दोबारा से क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, मैस सेल को मैसेज दिया और मैस सेल ने क्या किया, अपने जो वैसे एक्टिव अमाइंस थे, अपने जो केमिकल मेडिएटर्स थे वो रिलीज किए, ठीक है। और उन्होंने अपने डिफरेंट जो स्मूथ मसल्स पे, स्मॉल ब्लड वेसल्स पे, म्यूकस ग्लैंड पे, ब्लड प्लेटलेट्स पे, ठीक है, नर्व एंडिंग वगैरह सारा हर जगह पे उन्होंने क्या किया, अपना इफेक्ट जो है वो शो किया, ठीक है। अदील अब समझ आ गया आपको, सर्जी रिपीट करना मास्ट सेल से। मैस्ट सेल पे क्या हुआ अदील, ये देखो मैस्ट सेल के ऊपर क्या हुआ, मैस्ट सेल के ऊपर दो एंटीबॉडीज है, ये जो पिंक और ब्लू कलर की नजर आ रही है आपको, ठीक है। उसके ऊपर ये स्टार जो है, ठीक है, स्टार जो एलर्जन है, एलर्जन जब दो एंटीबॉडीज, डिफरेंट एंटीबॉडीज के ऊपर कनेक्ट हो जाता है ना, अटैच हो जाता है, तो इस आईजी ने क्या किया, मैस सेल को मैसेज दिया, मैस सेल ने अपनी जो वेजोएक्टिव अमाइंस थे वो रिलीज किए, ठीक है, और उन्होंने डिफरेंट जगहों पे जो है वो काम खराब किया, इफेक्ट जो है वो हर जगह जो है उनका इफेक्ट जो है वो शुरू हो गया। अब समझ आ गई, चले आगे देखिए आप। एनाफाइलेक्सिस के अंदर जो इनिशिएटर सेल्स है ये क्या है, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनिशिएटर सेल्स है क्या। इनिशिएटर सेल्स का मतलब ये कि एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन जो है, जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, ठीक है, ये कहां से इनिशिएट होती है, कहां से स्टार्ट होती है। तो इनिशिएटर का मतलब है एलर्जन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को कौन स्टार्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एलर्जन कहते हैं। तो एलर्जन जो है वो क्या है, वो इनिशिएटर है हाइपर सेंसिटिविटी या एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस का। अब जो टिपिकल एलर्जन है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें, जो टिपिकल एलर्जन है उसके अंदर पोलन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान को डिफरेंट चीज से, ठीक है, हर बंदे को डिफरेंट चीज से जो है वो एलर्जी हो सकती है। किसी को पोलन से एलर्जी है, किसी को प्रोटीन से एलर्जी है, किसी को प्रोटीन के अंदर कोई फॉरेन सीरम आ सकता है, कोई वैक्सीन वगैरह आ सकता है, ठीक है। किसी को किसी स्पेसिफिक फूड आइटम से एलर्जी होती है, एग से, मिल्क से, सी फूड से, ठीक है, इसके अलावा नट्स से, ड्रग्स से, ठीक है। हर एक बंदे को डिफरेंट किसी न किसी चीज से जो है वो डिफरेंट चीज से एलर्जी होती है। या कुछ लोगों को डिफरेंट ड्रग से एलर्जी होती है, जिस तरह किसी को पेनिसिलिन से होती है, किसी को लोकल एनेस्थेटिक से होती है, किसी को कोई और स्पेसिफिक जो है वो पेन किलर से होती है, किसी को स्पेसिफिक किसी एंटीबायोटिक से होती है, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ इंसेक्ट्स से, ठीक है, बिनोम्स से, ठीक है, किसी को जो है वो जो मक्खी के डसने से, या जो मक्खी मतलब ये जो क्या कहते हैं उसे, हनी बी है, ठीक है, या जो आम ये बीज वगैरह है, ठीक है, इसकी विनोम वगैरह, इसकी उसकी विनोम वगैरह से जो एलर्जी होती है, ठीक है, या बाकी चीजों से, ठीक है, काफी डिफरेंट जो डिफरेंट इंसेक्ट्स है, ठीक है, इनकी बाइट से जो है वो कुछ लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है। या इसके अलावा एनिमल हेयर या डेंड्रफ वगैरह इन सारी चीजों से जो होगा किसी न किसी, मतलब मेन मकसद ये है कि हर इंसान को जो है वो डिफरेंट किसी न किसी चीज से जो है वो एलर्जी होती है, वो चीज कोई भी, वो जो डिफरेंट एलर्जन है वो कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। अब जो इन चीजों का एग्जैक्ट रीजन है ना कि ये एलर्जन क्यों हुए, ये अननोन है। ये अभी तक नहीं पता कि भाई ये चीज एलर्जी क्यों करती है, इन चीजों से एलर्जी होती क्यों है, ये अननोन है अभी। तब एक जहन में एक क्वेश्चन आता है ना कि चलो एलर्जन है लेकिन क्यों है, लेकिन ये अभी तक अननोन है, ठीक है। लेकिन ये है कि एज अ एलर्जन इनको नोन करना ये अभी तक अननोन है, लेकिन ये नोन है कि इन चीजों की वजह से एलर्जी होती है, ये एलर्जन्स है, ठीक है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक जो है वो शो करते हैं, इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, इसे इन चीजों को एलर्जन्स बोलते हैं। जिस तरह आप ये पिक्चर में देखें, ठीक है, किसी को जो है वो बीस बाइट से जो जो बी के और डंग से जो है वो
एलर्जी है, ठीक है, किसी को जो है वो पोलन से, किसी को फूलों से, किसी को जो है वो दरख्तों से, ठीक है। डिफरेंट इनिशिएटर सेल्स जो है वो हो सकती हैं। अब इधर देखें, एलर्जिक रिएक्शन जब हमें होता है, जब बाहर से कोई एलर्जन आता है, ठीक है, तो एलर्जन किन किन चीजों के शक्ल में आ सकता है? या तो हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होगा उसी चीज से, या हम उस चीज को इंजेक्ट करेंगे, या हम उस चीज को इंजेस्ट करेंगे, या इनहेल करेंगे। अब स्किन कांटेक्ट है, जिस तरह हमारा पॉइजनस प्लांट है, ठीक है, आपने किसी पौधे को टच किया, उसकी वजह से जो आपको एलर्जी हो गई, ठीक है, खारिश है या कुछ और प्रॉब्लम हो गई। एनिमल स्क्रैचेस है, ठीक है, बिल्ली है या जो भी चीज है, जो लोग कुछ कुछ लोग जो वो कुत्ते पालते हैं, कुछ लोग जो बिल्ली या कुछ खरगोश वगैरह, जो मतलब डिफरेंट पेट्स लोग जो है वो अपने पास रखते हैं। अब अगर किसी एनिमल ने जो आपके ऊपर जो है वो स्क्रैच किया, ठीक है, आपकी आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो गया उसके साथ। पोलन है, ठीक है, पोलन को आपने टच किया, ठीक है। लेटेक्स है, लेटेक्स ग्लव्स नहीं आते, ये जो एग्जामिनेशन ग्लव्स आते हैं हॉस्पिटल में, जो एग्जामिनेशन ग्लव्स यूज होते हैं, इससे भी काफी लोगों को जो है वो एलर्जी होती है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी स्किन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो आपकी एलर्जी हो सकती है। इंजेक्शन है, इंजेक्शन का मतलब ये है कि आपने अपने ब्लड के अंदर कुछ इंजेक्ट, अपनी बॉडी के अंदर जो है वो कुछ इंजेक्ट करना है। जिस तरह बी स्टिंग है, ठीक है, बी ने जो आपको डांग मारा, ठीक है, आपको जो है वो काटा है, ठीक है, तो क्या है ये बी स्टिंग जो है ये भी इंजेक्ट है, वो भी इंजेक्शन ही है। मच्छर जब काटता है वो भी इंजेक्शन ही है, ठीक है। इसके अलावा इंजेक्शन क्या है, ठीक है, आपने कोई मेडिसिन ली है, ठीक है, आपने नट्स लिए, आपने शेल फिश वगैरह कुछ चीज जो है वो खाई है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। इनहेलेशन है, ठीक है, पोलन आपने इनहेल किया, डस्ट इनहेल किया, मुझे खुद डस्ट से एलर्जी है, ठीक है, डस्ट आप जो आपने इनहेल किया, ठीक है, उससे भी एलर्जी हो सकती है, ठीक है। मोल्ड से, ठीक है, माइल्ड मिल्डीव है, ठीक है, एनिमल डेंडर्स है, इसके अलावा ये सारी चीजें, इन चीजों से जो है वो एलर्जी हो सकती है। अब इनिशिएटर्स हमने पढ़ लिए कि जो एनाफाइलेक्सिस है उनकी इनिशिएटर जो है वो क्या है। अंबर आप थक गई हो, अभी हमने पढ़ा क्या है, मेरे ख्याल में 5-6 स्लाइड्स ही पढ़ी हैं, और आपको ब्रेक की याद आ गई है कि ब्रेक करना है मैंने। घर में बैठ बैठ के तो वैसे ही ब्रेक होता है, घर में आप लोग क्या करते हो वैसे? मलेरिया भी इंजेक्शन में इन्वॉल्व है। मलेरिया का मतलब क्या है आपसे? मलेरिया जो है वो डिजीज है, वो एलर्जी नहीं है। अगर मच्छर ने आपको काटा है, ठीक है, और आपको एलर्जी हो गई, तो वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन आप हम अगर मलेरिया की बात करें ना, तो मलेरिया जो है वो क्या है, वो डिजीज है, ठीक है, वो एलर्जी नहीं है, ठीक है। चले ये स्लाइड पढ़ते हैं, इसके बाद जो हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। पता नहीं आप लोग, अभी हमने पढ़ा क्या है कि आप लोग थक गए हो। चले, इफेक्टर सेल्स है एनाफाइलेक्सिस के अंदर। इफेक्टर सेल्स, अब दो तरह की सेल्स है। अच्छा, मरियम पूछ रही है सर, आई मीन मॉस्किटो की बाइट को इन्वॉल्व कर, हाँ जी जी बिल्कुल। मॉस्किटो बाइट मैंने कहा है ना कि मॉस्किटो बाइट जो है, मच्छर जब काटता है वो भी इंजेक्शन ही है, इंजेक्शन नहीं है, ठीक है, वो भी इंजेक्शन के अंदर आता है, ठीक है। कोई और चीज काटता है, ठीक है, खुदा न खास्ता सांप काटता है, कोई और चीज काटता है, ठीक है, जो भी चीज है, ठीक है, वो जो है कोई चीज आपको बाइट करता है, आपको डंक मारता है, ठीक है, वो क्या है, वो इंजेक्शन ही है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, पहले हमने ये पढ़ा था कि एनाफाइलेक्सिस के अंदर इनिशिएटर सेल्स कौन से। इनिशिएटर ये है कि एनाफाइलेक्सिस को इनिशिएट कौन करता है, एनाफाइलेक्सिस को स्टार्ट कौन करता है, वो इनिशिएटर सेल्स थी जो कि एलर्जेंस थी, वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि इफेक्टर सेल्स क्या है। इफेक्टर सेल्स का मतलब है कि एनाफाइलेक्सिस के अंदर कौन कौन से सेल्स जो है वो इन्वॉल्व है, या कौन कौन से सेल्स जो है उनके ऊपर इफेक्ट आता है, ठीक है, वो इफेक्ट होते हैं। तो इनके जो इफेक्टर सेल्स है वो
मैस्ट सेल्स है, बेसोफिल्स है, इसिनोफिल्स है। मैस्ट सेल, बेसोफिल और इसिनोफिल जो है वो एनाफाइलेक्सिस के इफेक्टिव या इफेक्टर सेल्स है। अब ये वो सेल्स हैं, ये तीन सेल्स जिनको मैं, जो मैस्ट सेल, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स, ये तीन वो सेल्स हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इन ग्रेन्यूल्स का काम क्या होता है? ये ग्रेन्यूल्स है, ये एलर्जिक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मेजर मीडिएटर्स हैं। ये मेजर मीडिएटर्स है एलर्जिक रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है। अब ये जो तीन सेल्स हैं, ये लिपिड मीडिएटर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। साइटोकाइंस वगैरह भी प्रोड्यूस करते हैं, जिन इन्फ्लेमेशन जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं। इन तीनों में से जो मैस्ट सेल्स है ना, ये सबसे प्राइम मीडिएटर, सबसे मेन मीडिएटर जो है वो क्या है? वो मैस्ट सेल्स है। मैस्ट सेल जो है वो सबसे प्राइम मीडिएटर है, क्योंकि ये मैस्ट सेल जो है ये थ्रू आउट द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलरली ब्लड के पास और लिम्फेटिक वेसल्स के पास। ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स के पास जो ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है। और सबसे प्राइम मीडिएटर जो एनाफाइलेक्सिस के अंदर है ना, वो क्या है? वो मैस्ट सेल्स है। यहां तक क्लियर है आप? चले। माशाल्लाह, शुक्र है आज हमजा आया है बड़ी दिनों बाद। वैसे आप नजर आए हो हमजा, काफी दिनों से आप एब्सेंट थी। मैं स्पेशली आपका देख रहा था, क्या काफी दिनों से आप एब्सेंट हो। आप भी और जीआर भी एब्सेंट है काफी दिनों से। आप दोनों का मैं स्पेशली नोट कर रहा था कि सीआर और जीआर दोनों गायब है और बाकी बच्चे जो है वो लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है। चले आप लोग ब्रेक कर ले। ठीक है। 20 मिनट का ब्रेक ले लें। ठीक है। और 20 मिनट के बाद जो है आप लोगों ने वापस आना है। एक्टिंग जीआर कौन है? एक्टिंग जीआर का तो मुझे नहीं पता कि एक्टिंग जीआर कौन है। ये कौन सा आप लोग मुल्क चले हो कि इनमें एक्टिंग की भी जरूरत पड़ी है आप लोगों को? एक क्लास ही है छोटा सा, में 50 बच्चे हैं बस। 50 भी नहीं है, आई थिंक 47 बच्चे हैं। एक्टिंग जीआर रखे, एक्टिंग जीआर भी है। ठीक है, शान से एक्टिंग जीआर है। ठीक है, तो एक्टिंग सीआर भी रख लो फिर आप लोग। चलो आप लोग ब्रेक कर लो। ठीक है। और आप लोगों ने आना है 12:25 पे। ठीक है। चलिए ठीक है, ब्रेक के बाद आप लोग डिसाइड कर ले। अभी आप लोग ब्रेक कर ले, वरना ब्रेक का टाइम आप लोगों को गुजर जाना है। मैंने फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना आप लोगों को।
निम्रा पूछ रही है सर आ गए, मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं गया ही नहीं, मैंने कहा जाना था, ब्रेक तो आप लोगों ने करना था। चले स्टार्ट करें अब। इफेक्टर सेल्स की समझ आ गई थी आप लोगों को, होपफुली इफेक्टर सेल्स की समझ आ गई होगी। आगे पढ़ते हैं अब, ठीक है। डिफ्राएशन भी प्रेजेंट है, ठीक है। अटेंडेंस मैंने लगाई वैसे आप लोगों की, जिसने जो जो मैसेज किया था सबके इस पुराने मैसेजेस देख के मैंने जो है वो अटेंडेंस लगा ली, ठीक है। अटेंडेंस लग गई है आप लोगों की। चले आगे पढ़ते हैं अब। एनाफाइलेक्सिस के अंदर कौन कौन से मीडिएटर्स जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो एनाफाइलेक्सिस के लिए कोई स्पेसिफिक एक सिंगल मीडिएटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, बल्कि बहुत ज्यादा मेनी सब्सटेंसेस जो है, एक से ज्यादा चीजें जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एनाफाइलेक्सिस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, या एनाफाइलेक्सिस को इनिशिएट करने के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट मेडिएटर्स है एनाफाइलेक्सिस के अंदर वो कौन कौन से, वो हिस्टामीन है, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलेक्सिस है, सेरोटोनिन है, एसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर्स ऑफ एनाफाइलेक्सिस है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन्स है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि हिस्टामीन में क्या है। हिस्टामीन क्या है? हिस्टामीन सबसे इंपॉर्टेंट मेडिएटर है एनाफाइलेक्सिस के अंदर। ये मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स के अंदर प्री फॉर्म में जो ये प्रेजेंट होता है, वेजोडाइलेशन करवाता है। जब भी ये रिलीज होता है तो वेजोडाइलेशन होती है, कैपिलरी परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और स्मूथ मसल्स जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शंस होती है। स्मूथ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, वेसल्स जो है वो डायलेट कर जाते हैं, ठीक है, साथ साथ जो है वो कैपिलरी परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब भी एलर्जिक रेनाइटिस होता है ना, अर्टिकेरिया एलर्जिक रेनाइटिस या एंजियोएडिमा होता है, इन तीन चीजों में सबसे जो प्रिंसिपल मीडिएटर होता है वो कौन होता है? वो हिस्टामीन होता है। हिस्टामीन जब रिलीज होता है तो उसकी वजह से एलर्जिक रेनाइटिस, अर्टिकेरिया और एंजियोएडिमा जो है ये हो सकता है, इसके चांसेस होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम एंटी हिस्टामीन देते हैं। ये जो आप लोग मेडिसिन ले रहे हो ना, रिजिक्स, सॉफ्टिन वगैरह, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा। रिजिक्स बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, एंटी हिस्टामीन है, ठीक है। रिजिक्स भी एंटी हिस्टामीन है, सॉफ्टिन भी एंटी हिस्टामीन है। सॉफ्टिन और एक मेरे ख्याल में लोरेटिडीन है, और एक जो है वो सिमेटोडीन है, इस तरह कुछ है, या सिट्रिजीन है, ठीक है। अब इनमें जो है फर्क क्या है कि जो रिजिक्स हम यूज करते हैं उसमें ये कि उसमें उन्नूदगी है, वो आपको उसकी वजह से नींद आती है, ठीक है, लेकिन सॉफ्टिन जो है उसकी वजह से नींद नहीं आती, ठीक है। तो हिस्टामीन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एंटी हिस्टामीन एजेंट्स देते हैं, ठीक है। एंटी हिस्टामीन की वजह से जो आपका हिस्टामीन रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। वो क्या करती है, वो ड्रग जो है वो जाके वहां हिस्टामीन रिसेप्टर पे जो है वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो हिस्टामीन के लिए जगह नहीं बचती, हिस्टामीन का रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारा एलर्जिक रेनाइटिस वगैरह है ये ठीक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो एस्थमा है, ठीक है, एस्थमा इसकी वजह से ठीक नहीं होता, क्योंकि एस्थमा के अंदर जो है वो हिस्टामीन रिलीज ही नहीं होती है, ठीक है। उसमें कोई और मीडिएटर जो है वो इन्वॉल्व है। आगे देखते हैं स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलेक्सिस। जो स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफाइलेक्सिस है, ठीक है, ये कहां से प्रोड्यूस होते हैं? ये ल्यूकोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसमें सेवरल ल्यूकोट्रीन्स होते हैं जो कि प्री फॉर्म स्टेट में ये अवेलेबल नहीं होते हमारे पास, ठीक है। ये कब प्रोड्यूस होते हैं? जब एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होता है, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन के दौरान जो ये प्रोड्यूस होते हैं। अब ये प्रिंसिपल मीडिएटर है किस चीज की? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की, ठीक है। एस्थमा के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो करवाता है वो ल्यूकोट्रीन करवाता है, और ल्यूकोट्रीन को आप एंटीहिस्टामीन से जो है वो इनहिबिट नहीं कर सकते, ठीक है।
इसकी वजह से वस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है और स्मूथ मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो एस्थमा के अंदर मेन प्रिंसिपल मीडिएटर है वो कौन है? वो ल्यूकोट्रीन है, ठीक है। आगे चलें। सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन जो है ये प्री फॉर्म में मेस के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है, प्लेटलेट्स के अंदर ये प्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी वजह से जो है ये वेसो कंस्ट्रक्शन करवाता है। वो लोग वेसो डायलेशन करवाते थे, वो जो पहले हमने दो पढ़े वो वेसो डायलेशन करवाते थे। इसका काम क्या है? वेसो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करवाता है, कैपिलरी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है और स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाता है। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो है ये कैपिलरीज को डायलेट भी करवाता है, कैपिलरीज के डायलेशन भी करता है और साथ साथ जो है वो उसकी परमिएबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज करता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, वेसोडाइलेशन और वेसल की परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज करता है कैपिलरी की। उसके बाद है थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन का काम क्या है? थ्रोम्बोक्सिन का काम है प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करना, प्लेटलेट्स को अक्मुलेट करना। जब भी कहीं पे इंजरी होती है, कहीं पे कट वगैरह लग जाता है, ठीक है, जिससे ब्लीडिंग होती है जहाँ पे, तो जहाँ पे ब्लीडिंग होती है वहां पे थ्रोम्बोक्सिन जो है वो उसका काम क्या होता है कि प्लेटलेट्स को जो है वो अक्मुलेट करो, प्लेटलेट्स को उस जगह पे ले आओ ताकि जो है वहां पे पेब्रिन क्लॉट बन जाए, ठीक है, और ब्लड जो है वो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए, ठीक है। तो थ्रोम्बोक्सिन का काम क्या है? प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन करना। नेक्स्ट है एसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर्स ऑफ एनाफाइलेक्सिस। अब जो एसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर्स ऑफ एनाफाइलेक्सिस है ये मेस सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल के फॉर्म में प्री फॉर्म होते हैं, पहले से प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम ये कि एसिनोफिल्स को इन्फेक्शन के साइट पे लेके जाना। मेस सेल से रिलीज होते हैं, इंजरी के साइड पे ये रिलीज होके क्या करता है? एसिनोफिल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब एसिनोफिल्स का रोल जो है वो इतना ज्यादा नहीं है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, लेकिन फिर भी ये उसे क्या करता है? अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है ताकि वो केमिकल मीडिएटर्स जो है वो डिफरेंट केमिकल मीडिएटर्स जो है वो रिलीज कर। आगे एनाफाइलेक्सिस की कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। क्लिनिकली आप अगर एक पेशेंट को देखते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को एनाफाइलेक्सिस है, ठीक है। तो क्लिनिकल कुछ साइन सिम्टम्स है एनाफाइलेक्सिस के। एनाफाइलेक्सिस जो है वो एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन यूजुअली अफेक्टिंग मल्टीपल ऑर्गन। एनाफाइलेक्सिस जो है ये क्या? ये एक्यूट है, लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। ये एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस है, ठीक है, जो कि आपके मल्टीपल ऑर्गन्स को एट अ टाइम अफेक्ट कर सकते हैं। The time of onset of symptom depend on the level of hypersensitivity and the amount diffusibility and the site of exposure of antigen. अब जो हम कहते हैं ना कि साइन सिम्टम्स कब शुरू होंगे, ये जो साइन सिम्टम शुरू होने का टाइम है ना, जो साइन सिम्टम्स की ऑनसेट का टाइम है, ये डिपेंड करता है कि आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो किस लेवल का है। लेवल हम किस तरह डिसाइड करते हैं? हम कहते हैं कि यार जो एलर्जिन था उनका अमाउंट कितना था, ठीक है। जिस तरह लोग कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि जहर जो या कम या ज्यादा बिल्कुल एक है। एक कैसे है? मतलब आपने थोड़ा सा एक लिया तो उसको हम जल्दी से निकाल सकते हैं ना, अगर इतना सा है तो जल्दी हम निकाल लेंगे ना। एक्शन करेगा, एक्शन के लिहाज से चीजें जो वो सेम होती है, लेकिन अमाउंट जो है वो बड़ा इफेक्ट करता है। डिफ्यूजिबिलिटी कि बॉडी के अंदर वो कितना डिफ्यूज हो गया है, वो कितना डिफ्यूज हो गया है, वो कितना मिक्सअप हो गया है, यह डिपेंड करता है। इसकी वजह से जो आपके साइन सिम्टम के आने में जो है ना, ये टाइम ऑफ ऑनसेट जो वो डिपेंड करता है,
तीसरा है साइड ऑफ एक्सपोयर टू द एंटीजन, एंटीजन के साथ आपका एक्सपोयर किस तरह हुआ, आपका कौन सा साइड जो है वो एक्सपोज हुआ है, आपने इंजेस्ट किया, आपने इनहेल किया, आपने इंजेक्ट किया, डाइजेस्ट किया, क्या हुआ है, ठीक है। तो ये साइड ऑफ एक्सपोयर जो है ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब जो मल्टीपल ऑर्गन मोस्टली एनाफाइलेक्सिस के दौरान इफेक्ट होते हैं, उसके उसमें कौन कौन से ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व है, उसमें स्किन है, उसमें रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा, में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हमारा। स्किन में क्या है, स्किन में जो है ये प्यूराइटिस हो सकता है, फ्लशिंग होती है, अर्टिकेरिया होता है, एंजियोएडिमा हो सकता है, ठीक है। प्यूराइटिस मीन खारिश वगैरह हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा फ्लशिंग, रेडनेस वगैरह हो सकता है। अर्टिकेरिया में वो जो राउंड से सर्कुलर जो है वो मैस वगैरह बनती है, ठीक है, वो हो सकती है, ठीक है। एंजियोएडिमा क्या है, एंजियोएडिमा ये कि वेसल्स के अंदर जो है वो एडिमा हो सकता है, ठीक है। अब रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, रिस्पिरेटरी ट्रैक में क्या हो सकता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक में जो वो ब्रोंकोस्पेज्म हो सकता है, ठीक है, और लेरिंग्स के अंदर लरिंजियल एडिमा हो सकता है। लेरिंग्स के अंदर जो है वो एडिमा हो सकता है। लेरिंग्स क्या है, पेरिंग्स से नीचे जो पार्ट आता है ना वो लेरिंग्स है, ठीक है। पेरिंग्स से नीचे और ट्रैकिया से ऊपर जो पार्ट है वो क्या है, लेरिंग्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, जहां से जो है वो हमारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये जो हम बोलते हैं ना, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है, जिससे हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, वो क्या है, वो लेरिंग्स है, ठीक है। उसके अंदर एडिमा जो है वो हो सकता है। अब इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर नेम से पता चलता है, ठीक है, इज द नेम इंडिकेट कि इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिस्टम, कार्डियो एंड वैस्कुलर, कार्डियक एंड वैस्कुलर। कार्डियक मीन हार्ट एंड वैस्कुलर मीन वेसल्स, ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर, ठीक है। ये कौन है, 21 लेरिंग्स आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, मैंने बता दिया आप लोगों के जहां से वॉइस प्रोड्यूस होते हैं वो क्या है, वो लेरिंग्स है। अच्छी बात है कि आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। इसका मतलब है आप लोगों ने रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो है ये क्या करता है, इसमें जो है वो हाइपरटेंशन हो सकता है, कार्डियक एरिथमियाज वगैरह आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये मोस्टली जो है ये तीन ऑर्गन जो है, ये तीन सिस्टम जो है ये ज्यादा इन्वॉल्व होती है। एनाफाइलेक्सिस की वजह से जो है वो डेथ भी हो सकती है। अब डेथ जो है वो यूजुअली किन चीजों की वजह से होती है, लरेंजियल एडिमा की वजह से, इंट्रैक्टेबल ब्रोंकोस्पेज्म की वजह से। इंट्रैक्टेबल मतलब अचानक उसी टाइम जैसे एंटीजन आया, अचानक जो है वो ब्रोंकोस्पेज्म हो गया, ठीक है। आपके पास कुछ है ही नहीं कि आप ब्रोंकोस्पेज्म को जो है वो रिवर्ट कर सको, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है क्या होता है, उसकी वजह से डेथ हो सकती है। हाइपोटेंसिव शॉक, अचानक जो है वो पेशेंट जो है वो हाइपोटेंसिव हो गया, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। कार्डियक रिदमियास, अगर 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कार्डियक रिदमियास जो है वो डेवलप हो गई ना, उसकी वजह से भी जो है वो हो सकता है, ठीक है। लुबाइना कह रही है कि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो रिपीट कर दे, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ, लुबाइना आप सुन लो, ठीक है, बाकी लोग भी सुन ले, ठीक है, बाकी सारे बच्चे सुन ले। हम यहाँ पे देखते हैं कि साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एनाफाइलेक्सिस के, ठीक है। तो एनाफाइलेक्सिस के जो साइन सिम्टम आती है वो सिवियर होती है, क्योंकि वो जो है वो क्यों, वो सिवेरिटी जो है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट जो है वो इंजेस्ट किया, ठीक है, कितना अमाउंट जो है आपके साथ कॉन्टेक्ट में आया, ठीक है, डिफ्यूजिबिलिटी क्या थी, ठीक है, और आपका साइट ऑफ एक्सपोजर जो है वो क्या था, ठीक है। मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम में जो मोस्टली इफेक्ट होते हैं वो हमारा स्किन, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब एनाफाइलेक्सिस की वजह से जो वो डेथ भी हो सकती है। डेथ किन वजूहात पे होती है, डेथ जो है वो अगर लैरिंजियल एडिमा हो गया, ठीक है, इंट्रैक्टेबली आपका जो है वो ब्रोंकस जो है वो स्पेज्म हो गया, ठीक है, हाइपोटेंसिव पेशेंट जो है वो अचानक हाइपोटेंसिव हो गया, हाइपोटेंशन में चला गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है, कार्डियक एरिथमियाज हो गए, ठीक है। तो इन चीजों की वजह से जो है वो डेथ हो सकती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं कि इनको हमने एनाफाइलेक्सिस को हमने मैनेज कैसे करना है और हमने प्रिवेंट कैसे करना है। अब ये देखे, ये जो सामने पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है, ये क्या है, एलर्जी, ये फ्लशिंग हुई है, ठीक है, पूरा फेस जो है उसका क्या है वो रेड है, फ्लश है बिल्कुल।
अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ड्रग्स एडमिनिस्टर करने हैं, ठीक है। वो ड्रग्स जिन्होंने जाके इन मीडिएटर्स को क्या करना है, इन मीडिएटर्स के एक्शन को इनहिबिट करना है, एयरवे को मेंटेन करना है हमने, रेस्पिरेटरी और कार्डियक फंक्शन को सपोर्ट करना है हमने, ठीक है। हमने क्या करना है, 3-4 चीजें करनी है। सबसे पहले तो ड्रग्स देने, ठीक है, ताकि इन जो मीडिएटर्स है इनका एक्शन जो है वो इनहिबिट हो सके। नेक्स्ट हमने एयरवे जो है वो मेंटेन करना है। थर्ड पे हमने क्या करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट देना है। फोर्थ पे हमने क्या करना है, अपनी कार्डियक फंक्शन जितने भी है ना वो मेंटेन रखनी है। तो ये 4 काम क्या है, ये मैनेजमेंट के अंदर आती है। चलो ठीक है। अब जो मोस्टली ड्रग्स यूज होते हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आप नाम देख रहे हैं, इतना ज्यादा जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लोग जो है वो ज्यादा डीप पढ़ो। एंटीहिस्टामीन हम देते हैं क्योंकि हिस्टामीन, एंटीहिस्टामीन जो है वो H1 और H2 रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो हिस्टामीन जो है वो ब्लॉक हो जाती है और हिस्टामीन जो है वो उसकी एक्टिविटी जो है वो रुक जाती है, एलर्जी से जो है वो पेशेंट रिवर्ट कर जाता है। क्रोमोलिन सोडियम है, क्रोमोलिन सोडियम जो है वो क्या करता है, वो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है, ठीक है, मेस सेल के अंदर। मेस सेल जो है वो उसका चैनल ब्लॉक करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्यूबाइलिन ड्रग्स देते हैं हम, ठीक है, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन वगैरह। एपिनेफ्रिन दे सकते हैं, एड्रेनालिन जितने भी है, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन एक ही नाम। कॉर्टिसोल जो है, कॉर्टिसोन दे सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ड्रग है, एंटीहिस्टामीन, क्रोमोलिन सोडियम, थियोफाइलिन, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोन वगैरह, ठीक है, जो कि हम एनाफाइलेक्सिस की मैनेजमेंट में दे सकते हैं। हमने कहा था कि 2 तरह की चीजें, एक एनाफाइलेक्सिस है और दूसरा क्या है, एटोपी है। एटोपी को हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा जो है वो रिवाइज किया था, ठीक है। एटोपी, ये जो टर्म एटोपी है ना, ये फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट था कोका, 1923 में उसने ये टर्म जो है ये कॉइन किया था, ये इन्वेंट किया था। और इसने ये क्यों कहा था कि, इसने कहा था कि कुछ फेमिलियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है जो कि स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद जो है वो इंसानों के अंदर आती है। इसने ये कहा था कि कुछ कंडीशंस ऐसी है, ठीक है, आपका कुछ कुछ लोगों का जेनेटिक मेकअप ऐसा होता है कि वो कुछ चीजों को जो है वो बाय बर्थ जो है वो एलर्जिक होती है। स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा आज, स्लाइड्स की टेंशन ना लो आप, ठीक है। एटोपी क्या है, एटोपी जो वो रिकरेंट है, नॉन फेटल है, लोकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अब जो एटोपी है ना, एटोपिक एलर्जी जिनको होती है ना, जो फॉर एग्जांपल जो क्या कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि क्या नाम है, कि बाय बर्थ जो लोग कुछ चीजों के जो है वो एलर्जिक होते हैं, इनमें जो साइन सिम्टम थोड़े से जो है ना वो लो साइन सिम्टम आते हैं, लोकल मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है। और नॉन फेटल होती है, इतनी ज्यादा खतरनाक साइन सिम्टम्स नहीं आते, ठीक है, बार बार आते रिकरेंट साइन सिम्टम्स होते हैं। लोकलाइज होते हैं स्पेसिफिक टिश्यूज तक, ठीक है, जहां पे जो है प्रॉब्लम होती है वहां पे जो है, अगर फॉर एग्जांपल जो है एपिथेलियल सरफेस पे, तो वहीं पे एपिथेलियल सरफेस पे जो है वहां पे जो है वो जहां पे एंटीजन ने एंट्री किया वहां पे लोकलाइज कोई स्पेसिफिक इशू हो जाएगा, ठीक, और रिजॉल्व हो जाएगा। ये भी आईजीई मीडिएटेड, ये भी आईजीई एंटीबॉडीज के साथ जो है वो मीडिएटेड है। लास्ट टाइम निमरा, लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था वो तो मैंने ऑलरेडी सेंड किया है, वो तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर नहीं है तो खैर वो मुझे बता दे, मैं दोबारा कर दूंगा, लेकिन मैंने वैसे ग्रुप में शेयर किया था लास्ट टाइम वाला, इम्यूनिटी के नाम से एक पीपीटी थी, ठीक है। तो ये जो एटोपी है ये भी आईजी एंटीबॉडीज से जो है मीडिएट होती है, ठीक है। एटोपिक इंडिविजुअल जो है उनके अंदर आईजीई का लेवल जो है वो ज्यादा रहता है, रेज रहता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, क्योंकि इन्होंने एलर्जन के खिलाफ जो है वो रिस्पॉन्स करना होता है, ठीक है। नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर जो उनका लेवल कम होता है, क्योंकि नॉर्मल इंडिविजुअल जो वो किसी स्पेसिफिक चीज को एलर्जिक नहीं है, ठीक है, और ये बंदा जो है ये स्पेसिफिक किसी चीज को एलर्जिक है, ठीक है। इस वजह से जो है ये क्या है, ये
जो इनके अंदर IgE का लेवल होगा वो रेज होगा। ठीक है, अब जो कॉमन मैनिफेस्टेशन आते हैं एटोपिक की, ये मोस्टली क्या कौन कौन से आ सकते हैं? एस्थमा है, रिनाइटिस है, आर्टिकेरिया या एटोपिक डर्माटाइटिस हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को जो बाय बर्थ एस्थमा होता है, ठीक है, तो सिवियर नहीं होता लेकिन बाय बर्थ कुछ लोगों को होता है। रिनाइटिस कुछ लोगों को बाय बर्थ होता है, आर्टिकेरिया हो सकता है, ठीक है, या एटोपिक डर्माटाइटिस हो सकता है, किसी स्किन पे किसी जगह पे जो है वो टॉपिकली जो है वो इन्फेक्शन वगैरह जो है वो हो सकती है। ठीक है, एलर्जी टेस्टिंग बाय स्किन टेस्ट। ठीक है, अब हम स्किन टेस्ट करते हैं, उससे हम जो एलर्जी को टेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो पोटेंशियल एलर्जन है ये स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, स्पेसिफिक स्किन साइट पे जो हम उसे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इंट्राडर्मली या सुपरफिशियली स्क्रैच कर लेते हैं उससे सुपरफिशियली। ठीक है, इस एलर्जन को हम फोर आर्म पे या इंडिविजुअल के बैक पे जो है एट अ टाइम जो है वो हम इंजेक्ट कर लेते हैं। अगर इंडिविजुअल जो है वो इंजेक्टेड सब्सटेंस को एलर्जिक हो तो वहां पे जो है वो लोकली जो है वो मैस सेल जो है वो डीग्रेनुलेट हो जाते हैं और वहां पे जो है वो व्हील या फ्लेयर वगैरह जो है वो विद इन 30 मिनट जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जो है वो डिफरेंट एलर्जेंस लिए, डिफरेंट एलर्जन को हमने एक बंदे के फोर आर्म पे या बैक पे जो है वो इंजेक्ट किया, ठीक है, या स्क्रैच किया उससे। ठीक है, और फिर हम 30 मिनट तक वेट करते हैं, क्योंकि 30 मिनट के अंदर अंदर अगर ये बंदा किसी चीज इनमें से किसी, जिस तरह आप ये एग्जांपल देके पिक्चर में देखे, ठीक है, पिक्चर में 5-6 चीजों जो है वो हमने इंजेक्ट की है, ठीक है, एक दो चीजों की वजह से जो वो व्हील्स जो है वो बन गए, जैसे मच्छर ने काटा हो, ठीक है, इस तरह एक व्हील, ये ग्रास के सामने देखे, ग्रास का थोड़ा सा एक व्हील बना है, ठीक है, शरब का भी थोड़ा सा एक छोटा सा एक व्हील बना है, ठीक है, बाकी चीज की जो है वो व्हील नहीं बनी। तो 30 मिनट तक जो है हम देखते हैं कि व्हील या फ्लेयर तो नहीं बनते। फ्लेयर का मतलब है जिस तरह लोग कहते हैं ना कि ये ऐसे जैसे जल गया हो। आप लोगों ने कभी देखा है ये वो जो सन बर्न होती है, ठीक है, वो फ्लेयर होता है, ठीक है, जिस तरह ना एक आग की वजह से जिस तरह हम जल जाते हैं ना, आग की शोले की तरह टाइप जो है वो फ्लेयर जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये एलर्जिक टेस्टिंग है, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा बंदा जो है किस चीज से एलर्जिक। फायदा इसका ये है कि हमें इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, हमें उस टाइम पे पता चल जाता है। लार्ज नंबर ऑफ एलर्जन जो हम एट अ टाइम चेक कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस ये है कि बहुत कम लोग जो है ना वो हमें सेंसिटिव मिलते हैं इसमें, कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना 4 से 6 घंटे बाद जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। जो अर्ली रिएक्शंस है ना ये बहुत कम लोगों को होती है। फिर उसके अलावा हम क्या करते हैं, अदर मेथड्स यूज करते हैं। अब अदर मेथड्स में हम क्या कर सकते हैं, अदर मेथड्स में हम रेडियो इम्यूनोसार्बेंट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, RIST। हम IG एंटीबॉडी देखते हैं, उसकी सीरम के अंदर उसका लेवल देखते हैं। इसके अलावा हम रास्ट कर लेते हैं, द रेडियो एलर्जोसार्बेंट टेस्ट है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो IG स्पेसिफिक एलर्जन है ना उसका, उसको हम डिटेक्ट करते हैं सीरम के अंदर। इसके अलावा हम इम्यूनोफ्लोरेसेंट मेथड करते हैं, ठीक है, IgE को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम ELISA कर सकते हैं, पैसिव अग्लूटिनेशन टेस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, इससे हमें पता चलता है। टाइप 2 स्टार्ट करें या बस करें? स्टूडेंट्स टाइप 2 स्टार्ट करें? काफी भी थक गया आज। तौसीफ किधर है? मेरे ख्याल में तौसीफ भाग गया है। चले, अदील ने कह दिया एनफ है तो बस एनफ है। अदील सीरियस बंदा है, वो नहीं कहता कभी। आज अदील ने भी कह दिया कि बस।
चलो ठीक है, बस कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि आप लोगों ने इसी का रिव्यू कर दे, इसी का दोबारा रिव्यू दे दो रोशना। चलो मैं रिव्यू देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सीआर आज काफी दिनों बाद आया है तो काफी शौक से पढ़ रहा है मेरे ख्याल में। सीआर कह रहे हैं सर पढ़ा दे। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है क्या। तो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है, सेंसिटिविटी ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमेशा सेंसिटिव रहता है फॉरेन पार्टिकल्स को। ठीक है, लेकिन जब वो हमारा सिस्टम, हमारा अपना सिस्टम जो है वो एग्जेजरेट कर देता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, जब हाइपर सेंसिटिव हो जाता है तो इनएप्रोप्रिएट रिएक्शन स्टार्ट कर देता है, ओवर एक्टिव हो जाते हैं, अपनी ही सेल्स को जो है वो पकड़ लेता है, अपनी सेल्स को पकड़ के वो कहता है, उन्हें मारना शुरू कर देता है, कहता है ये भी दुश्मन है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, स्टार्ट में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को हमने, जो सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, इस रिएक्शन के टाइमिंग की वजह से हमने इसमें इसको दो में डिवाइड किया, एक को हमने इमीडिएट का और एक को हमने डिले का। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा, इसको उन्होंने इसको चार में क्लासिफाई किया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, अब जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसमें जो मेन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर जो मोस्टली इन्वॉल्व है वो आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व है। ठीक है, जो सेल्स इन्वॉल्व है वो मैस्ट सेल, बेसोफिल और इसिनोफिल्स इन्वॉल्व है। उसके जो इनिशिएटर सेल्स है वो क्या है? वो एलर्जेंस है। ठीक है, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई भी चीज जो है वो हो सकती है, कोई भी पोलन हो गया, डस्ट हो गया, ठीक है, कोई भी चीज। लेकिन जो उसके सेल्स इन्वॉल्व है वो बेसोफिल, मैस्ट सेल और इसिनोफिल्स है। जो इसमें मेन प्राइम है वो क्या है? वो मैस्ट सेल इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, होता क्या है? होता ये कि बी सेल्स के ऊपर जो बी सेल रिसेप्टर्स है वहां पे जो है वो क्या अटैच होते हैं? एंटीबॉडीज अटैच होते हैं। अब बाहर से कोई स्पेसिफिक एलर्जन आता है, ठीक है, तो एलर्जन उसके ऊपर अटैच हो जाता है, तो टी सेल जो है उसे मैसेज देता है कि अब आप एक्टिव हो, चाहे कोई बाहर से खराबी आ रही है। उसने क्या किया? उसने वो जो एक्टिव हो जाता है प्लाज्मा सेल एक्टिव कर देता है। प्लाज्मा सेल जो है वो उसका डिराइवेटिव है। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो प्लाज्मा सेल जो है वो सो मेनी आईजीई जो है वो रिलीज कर देता है। ठीक है, अब ये आईजीई क्या करता है? जाके इन्होंने मैस सेल के ऊपर अटैच होना होता है। ठीक है, मैस सेल के ऊपर जब इसके ऊपर एलर्जिन अटैच हो जाता है टू डिफरेंट एंटीबॉडीज के ऊपर, तो ये आईजीई क्या करता है? मैस सेल को एक मैसेज देता है और मैस सेल जो है वो अपने ग्रेनुलेटेड जो उसके अंदर मीडिएटर्स है उन्हें रिलीज करके वो डिफरेंट और सेल्स के ऊपर या डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर जो है वो अपना इफेक्ट जो है वो शो करता है। ठीक है, अब उसके अंदर जो मीडिएटर्स इन्वॉल्व है वो कौन कौन से है? वो हिस्टामीन है, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस, आप एनाफिलाक्सिस है, सेरोटोनिन है, इसिनोफिलिक है, कीमोटैक्टिक फैक्टर और प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन इन्वॉल्व है। ठीक है, जो हिस्टामीन है वो मोस्टली रिनाइटिस वगैरह में जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जो स्लो रिएक्टिंग ल्यूकोट्रीन है, ठीक है, वो मोस्टली एस्थमा वगैरह में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सेरोटोनिन है, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, बाकी जो वेजो डायलेशन करवाते थे। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये क्या करता है? परमेबिलिटी इंक्रीज करता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन का काम क्या है? कि प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स को अकोमोडेट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो एसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर्स है, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने जो एसिनोफिल को अट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, एक्शन के साइट ऑफ एक्शन पे। उसके बाद हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ी। ठीक है, कि हम इसमें डिफरेंट सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है, सिम्टम जो वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट, कितनी डिफ्यूजिबिलिटी कितनी की। ठीक है, और आपका साइट ऑफ एक्सपोजर जो है वो कौन सा था। ठीक है, तो स्किन, रिस्पिरेटरी ट्रैक और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वगैरह इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से डेथ भी होती है। ठीक है, अगर इन सिम्टम जो है वो ज्यादा सिवियर हो तो डेथ डेथ जो है वो भी हो सकती है। ठीक है, फिर इसको हमने मैनेज करना है। मैनेज हमने किस तरह करना है? हमने तीन चार चीजें जहन में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ड्रग देनी है। ठीक है, ऐसे ड्रग जो इस मेडिएटर को रोक सके। नेक्स्ट हमने उसका रिस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसको सिक्योर करना है। ठीक है,
थर्ड पे हमने क्या करना है, थर्ड पे हमने ये करना है कि उसकी ट्रैक को, उसके रिस्पिरेटरी ट्रैक को जो हमने हमने रिस्पिरेटरी फंक्शंस को जो सिक्योर करना है और हमने कार्डियक फंक्शंस को क्या करना है, सिक्योर करना होता है। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ ये पढ़ा, इतना आसान था, पता नहीं आप लोगों को क्यों इतना मुश्किल लग रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको पढ़ना है, ठीक है। शायद मैं इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। किसी को किसी चीज की समझना है तो वो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, ठीक है। मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हो किसी चीज की समझ ना आई हो तो। तौसीफ कह रहे हैं कि वीडियो अपलोड कर दो, ठीक है, वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसी वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, ठीक है। होपफुली इसी वीक में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। टेस्ट टेस्ट कैसे होंगे, टेस्ट मैं बता दूंगा कि कैसे होगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। टेस्ट फिर हमारा होगा ऑनलाइन, ठीक है। जिस तरह आप लोग नेट पे एमसीक्यूज नहीं करते, आपके सामने एक एमसीक्यू ओपन होता है, उसके नीचे ऑप्शंस होते हैं और आपने क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक करते हो आपके सामने नेक्स्ट एमसीक्यू खुल जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को स्पेसिफिक टाइमिंग दूंगा, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम दूंगा। स्पेसिफिक टाइम में आप लोगों ने वो क्वेश्चन, वो क्वेरी जो है वो सॉल्व करनी, ठीक है। स्लाइड्स इंशाल्लाह मैं आज शेयर कर दूंगा। आज इसमें थोड़ा सा काम रहता है, आज अगर मैंने फाइनलाइज किया तो फाइनलाइज करके मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, एसीक्यूज नहीं होंगे। एसीक्यूज का टेस्ट मैं बाद में ले लूंगा आप लोगों से, ठीक है। एसीक्यूज का घर में टेस्ट लेना तो फायदा ही नहीं है, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह बाद में ले लूंगा। अभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से सिर्फ एमसीक्यूज का टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखे, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखे, ठीक है। अच्छी तरह पढ़े। वैसे भी रमजान है, ठीक है। जो लोग रोजे रखते हैं, मतलब जो मुस्लिम्स हैं, उन्होंने तो रोजे रखने हैं, उन्होंने भी क्या करना होता है रोजे में। वैसे बंदा क्या करता है, सोता ही रहता है या इबादत करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम इन चीजों के लिए भी निकाल दे, ठीक है। और जो बाकी स्टूडेंट्स है, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स है, उन्हें तो खैर वो उनकी तो रोजे भी नहीं है, वो तो वैसे ही फ्री होंगे। तो उन्हें तो चाहिए कि वो लोग अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है, इनसे भी ज्यादा पढ़े वो, क्योंकि वो लोग तो खा पी भी सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं टेस्ट का बता दूंगा पहले से, ठीक है। पहले से मैं बताऊंगा टेस्ट का। टेस्ट इस तरह नहीं होगा कि अचानक टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट का मैं पहले से बताऊंगा, आप लोगों ने उसके हिसाब से तैयारी करनी है और फिर हम टेस्ट लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही काफी था। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। रोजे के बगैर भी पढ़ने का दिल नहीं करता तो आप क्या करती हो फिर?